ये एक न्यूमेरिकल है स्टेयरकेस के ऊपर। डिज़ाइन अ डॉग लेग स्टेयरकेस फॉर एन ऑफिस बिल्डिंग इन अ रूम measuring 3 into 6 meter square, clear dimension, floor to floor height is 3.5 meter. The building is a public building liable to overcrowding. Stairs are supported on brickwork 230 mm thick at the end of landings. Use M20 concrete FE415 steel. ठीक है, अब मैं एक डॉग लेग स्टेयरकेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ कि वो कैसी होगी। डॉग लेग स्टेयरकेस ऐसी कुछ होगी कि ये है इस तरीके से, ये हमारा एक राइज़र है, ये एक राइज़र है, फिर उसके बाद ये एक स्टेप है, ये एक राइज़र, फिर ये एक स्टेप, फिर ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से होगा कुछ ऐसे, ये एक स्टेप आ गया, ये एक राइज़र है, ये एक स्टेप है, फिर से राइज़र, स्टेप, राइज़र, और ये एक ऊपर सबसे ऊपर आ गया प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसी होगी ये, और साइड से देखने पे कुछ ऐसी लगेगी, ये इस तरीके से राइज़र, स्टेप, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसी लगेगी साइड से देखने पे, बट अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो देखने में कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पे बीच में कुछ गैप होगा, और ये है हमारे प्लेटफॉर्म, और ये स्टेप्स है, ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये रेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म, तो ये कुछ ऐसी होगी स्टेयर्स, डॉग लेग स्टेयर्स। अब इसकी हमने करनी है प्रोपोर्शनिंग, उसकी वेरियस डायमेंशंस चेक करनी है। अवेलेबल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है 3 मीटर। ठीक है, ये है विड्थ जो है हमारी, ये 3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है। फिर उसके बाद हम 2 फ्लाइट्स कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है ये चीज़ थी, जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। फ्लाइट्स होगी ये वाला पोर्शन जो ऐसे चल रहा था, मतलब कि इतना पोर्शन जो था ये थी फ्लाइट। ठीक है, हमने ये फ्लाइट 2 कंसिडर किए, एक ये और एक ये वाली, तो ये 2 फ्लाइट्स थी। तो फ्लाइट्स 2 हैं, तो हमारी जो विड्थ है हम एज्यूम कर लेते हैं एक फ़्लाइट की। लेट अस कंसिडर एज्यूम विड्थ ऑफ ईच फ्लाइट एज, हर एक फ़्लाइट की हम विड्थ एज्यूम कर लेते हैं 1.35 मीटर। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर ली। अब हम स्पेस लेंगे बिटवीन 2 फ्लाइट्स, एक फ़्लाइट की हमने विड्थ एज्यूम की है ये। ठीक है, अब स्पेस जो होगा वो 2 फ्लाइट्स के बीच में, फ्लाइट की विड्थ मतलब हमने ये वाला पोर्शन लिया है, ये विड्थ ले ली है 1.35, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, फ्लाइट ही है ये, इतना पोर्शन फ्लाइट है, तो इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ वो होगी 1.35। अगर ये 1.35 है और ये भी 1.35 है, ये दोनों सेम ही होंगी, इक्वल होंगी, तो ये बीच वाला पोर्शन कितना होगा, ये स्पेस कितना होगा, ये स्पेस जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हमें पता है कि ये कितना है, ये टोटल 3 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1.35, यानी कि ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ये इतना आएगा। ठीक है, स्पेस आ जाएगा इसके बीच में, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया 0.3 मीटर। अब फ्लोर टू फ्लोर हाइट अब कितनी होगी, फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है हमें गिवन है ऑलरेडी, और वो है फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज 3.5 मीटर है। बट हमने क्या कंसिडर किया, एज देयर विल बी 2 फ्लाइट्स, 2 फ्लाइट्स लेनी है, तो हर एक फ्लोर जो फ्लाइट है उसकी हाइट जो होगी वो इसका हाफ हो जाएगी, 3.5/2, ये आ जाएगा हमारे पास 1.75। ठीक है, एक फ्लाइट की मीटर्स में हाइट आ जाएगी ये। ठीक है, अब हम एज्यूम करेंगे राइज़र जो होगा उसकी हाइट क्या होगी। राइज़र जो है ये है राइज़र ये हो गया, तो राइज़र की हाइट रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 150 से लेके 180 के बीच में हम ले सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग में हम ले सकते हैं 120 से लेके 150 के बीच में। तो हम एज्यूम करते हैं इसको 150 mm ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया क्योंकि ये एक पब्लिक बिल्डिंग थी, तो 150 mm ले लिया। अब नंबर ऑफ़ राइजर्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ राइजर्स हमें पता है कि ये पहला वाला, ये स्टेप अगर पहला स्टेप था तो ये इसका राइज़र था। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ़ राइजर्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ये हाइट
इतनी हाइट दी हुई है, इतनी हाइट हमें पता होगी, ये सपोज नीचे वाला है, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इतनी हाइट हमारे पास है या फिर ये पूरी हाइट है, तो इस पूरी हाइट से हम अगर इसकी एक राइज़र की डायमेंशन जो है वो डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ राइजर्स। तो पूरी हाइट की जगह हमने हाफ हाइट निकाल ली हुई है एक फ्लाइट की, 1.75 है। तो 1.75 से यानी कि 1750 जो है डिवाइडेड बाय 150 में निकालेंगे, ये में डिवाइड कर लिया तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 11.67 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 12 ले सकते हैं, मतलब कि ये 12 जो है हमारे राइजर्स हो जाएंगे, 12 राइजर्स हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होंगे वो हो जाएंगे नंबर ऑफ राइजर -1। नंबर ऑफ राइजर जो है हमारे पास अभी अभी हमने निकाले थे वो थे 11 थे। नंबर ऑफ राइजर्स नहीं, ऑलमोस्ट 12 थे, 11.66 थे तो वो 12 थे, 12 - 1 करेंगे तो ये 11 आ जाएंगे ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड आगे, अब हम विड्थ ऑफ ईच ट्रेड एज्यूम करेंगे। एज्यूम हम किस बेसिस पे करेंगे, ये हमारी पब्लिक बिल्डिंग के लिए 200 से लेके 300 के बीच में हो सकता है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 200 से लेके 250 तक हो सकता है, ठीक है। तो हम 300 ले लेते हैं, हमने 300 ले लिया, 300 ठीक है। ये ले लिया हमने विड्थ ऑफ ईच ट्रेड, ठीक है, हर एक ट्रेड की विड्थ ले ली। अब ये ट्रेड की विड्थ ले ली, अब टोटल गोइंग क्या हो जाएगी। अब गोइंग जो चीज़ है, गोइंग क्या है, गोइंग ये है, गोइंग हो गया मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये जो शार्प सा निकला हुआ इस पोर्शन को इंक्लूड करे बगैर ये हो जाएगा गोइंग। मतलब इन सब का जो टोटल जितना भी है जो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, मतलब इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा गोइंग। और उस गोइंग को हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ट्रेड की विड्थ है जो हमें पता है, हमने अभी एज्यूम की है, तो उससे अगर हम नंबर ऑफ स्टेप्स एक फ्लाइट के नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगी टोटल गोइंग कितनी है। ये है हमारे पास 300 × 11 यानी कि 3300। ये भी में है, अगर हम चाहें तो इसको मीटर्स में लिख सकते हैं, 3.3 मीटर। मतलब हमें ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है ये पता चल गया कि ये कितना है। ये आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये है 3.3 मीटर, ये हमें पता चल गया। और ये जो टोटल पोर्शन था हमारे पास, टोटल था जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो था हमारे पास, पहले से क्वेश्चन में गिवन था 6 × 3 था ना, तो ये 6 हो जाएगा। ये 6 था हमारे पास, 6 मीटर, ठीक है। वॉल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है, अगर ये निकालनी होगी, टोटल अवेलेबल लेंथ हमें पता है 6 मीटर है। विड्थ ऑफ ईच लैंडिंग, मतलब ये लैंडिंग है ना, एक लैंडिंग और दूसरी लैंडिंग, अगर एक लैंडिंग की मुझे विड्थ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, 6 - 3.3, ये आ गया इतना पोर्शन, मतलब कि 6 में से 3.3 माइनस कर रही हूँ तो ये इतना दोनों का होगा, लेकिन हमें एक लैंडिंग की निकालनी है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.35, यानी कि ये मीटर्स में है तो ये हो जाएगी 1350 ये हो जाएगा, ठीक है। और अब तक हमने क्या क्या निकाल लिया, ये पोर्शन भी हमने निकाला था, ये है 300 mm स्पेस जो था बीच में, और ये हमें पता है ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये 3 था ना, 3 मीटर, और क्या था, और ये हमें गिवन था बुक, मतलब पहले से क्वेश्चन में ये था 230, ये 230 है। और फिर उसके बाद ये पोर्शन हो गया, हाँ इतना हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस, इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट, इफेक्टिव स्पैन होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वॉल। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए लेंथ तो हमारे पास थी 6 मीटर, और इसके बाद है हमारे पास वॉल्स की थिकनेस थी 230 mm थी, 0.230 लिख देते हैं अपॉन 2 + 0.230 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा टोटल 6 + 0.230, ये आ जाएगा 6.23, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लाइट, ये हमारा मीटर्स में है।
फिर उसके बाद थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, अगर थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब निकालनी है तो 1/20 ऑफ स्पैन, ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही होगी। तो 1/20 ऑफ स्पैन जो है इसको हम में लिख देते हैं 6230, ठीक है। ये आ जाएगी थिकनेस हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 311.5 ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो ये अब एक डायग्राम जो है, यहाँ पे ये टी है ट्रेड, इसको हम स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं, और ये राइजर है आर, और ये कैपिटल डी है डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्मॉल डी तो हमें पहले से एज्यूम किया हुआ है 300 है, ठीक है, एज्यूम, ठीक है। और जो कैपिटल डी है हम इसको ले लेते हैं 325 ये यहाँ पे भी दिया हुआ वेस्ट स्लैब की डेप्थ है कैपिटल डी, इसको कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ले ली 325 325 ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लोड्स। अब हम लोड लेंगे, लोड जो होगा वेट ऑफ वेस्ट स्लैब इन प्लान। अब लोड कौन सा होगा, पहले ये, तो ये वाला लोड मतलब कि डेड लोड की बात कर रही हूँ, ये वाले जो इतना वाला जो ये पोर्शन है वेस्ट स्लैब, इसका लोड, और ये स्टेप्स इनका अलग से लोड आएगा। फिर उसके बाद लैंडिंग जो है इसका अलग से लोड आएगा। तो पहले हम वेस्ट स्लैब का निकालते हैं। वेट ऑफ वेस्ट स्लैब इन प्लान पर मीटर विड्थ ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है d√1 + r² / t² × 25। अब d की वैल्यू हमने लिखी हुई है 0.325, अभी लिखी थी हमने ये। फिर यहाँ पे आएगा 1 + r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 150, ये हमने एज्यूम की हुई है। में लिख देती हूँ क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाएगा दोनों ही चीज़ें। नीचे आएगा 300 t की वैल्यू, t का स्क्वायर × 25, इसकी वैल्यू आती है 9.1 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये था पर मीटर विड्थ ऑफ फ्लाइट, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगी। फिर उसके बाद है वेट ऑफ स्टेप्स। अब स्टेप्स की है, पहले तो वेस्ट स्लैब का था, अब स्टेप्स की बात चल रही है। तो यहाँ पे आएगा ये 25 × 150 इंटू टी जो है हमारे पास, ये टी कैंसिल ही हो जाएगा, तो टी है 300 डिवाइडेड बाई 2 × 300, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये पर मीटर ऑफ लाइट, ये भी ऐसे ही है। अब टोटल डेड लोड अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 9.1 + 1.875, ये इन दोनों का सम करके, और ये आ जाएगा 10.975 किलो न्यूटन पर मीटर। लैंडिंग का भी आएगा, वो उसका अलग से कैलकुलेट करना है। लाइव लोड हो जाएगा हमारे पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओवरलोडिंग होगी स्टेयर्स पे, ओवरलोडिंग होगी तो हमें 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है, अगर नहीं होगी ओवरलोडिंग तो हमें 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। बट हम यहाँ पे इसको करेंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, क्योंकि हम इस तरीके से ही लेते आ रहे हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड। अभी हमने डेड लोड निकाला था 10.7975, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर दिया 5, तो ये आ जाएगा 15.975 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 16 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड जो है वो 1.5 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, ठीक है। 1.5 × 16 आ जाएगा हमारे पास 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फैक्टर्ड लोड। अब हम लैंडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। लैंडिंग के लिए अब हम डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड हो जाएगा डी, मतलब कि कैपिटल डी इंटू बी इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC, यही होता है। तो ये है हमारे पास डी की वैल्यू, अभी हमने ली थी 0.325 थी,
आई गेस यही थी, हाँ, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे b यानी कि 1 यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25 होता है, तो डेड लोड हमारे पास आ जाएगा 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है लाइव लोड। लाइव लोड जो है वही 1 इंटू, अब हम कर देंगे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। ठीक है, टोटल लोड, अब टोटल लोड जो होगा इन दोनों का सम हो जाएगा, 5 प्लस 8.125 प्लस 5, यानी कि ये हो गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, ये आ जाएगा 8 प्लस 5 यानी कि 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फैक्टर्ड लोड फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टर्ड लोड आ गया 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये जो डायग्राम दिख रही है ये लोड की डायग्राम है, लोड डायग्राम ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है, ये इस तरीके से होगी, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये था, यहाँ पे ये लैंडिंग्स दोनों दिखाई गई हैं और ये स्टेयर्स जो हैं। ठीक है, तो लैंडिंग का जो लोड आया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे भी यही आएगा 19.70 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो है यहाँ पे है 24 किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाली जो डायमेंशन है यहाँ पे 3.3 तो होगा ही, लेकिन ये जो है इसमें वॉल का सेंटर टू सेंटर भी लेना है, तो ये आ जाएगा 1.465 मीटर दोनों साइड से। अब डिज़ाइन मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। रिएक्शन एट सपोर्ट्स, अगर जो डायग्राम थी उसमें साइड पे हमें रिएक्शंस निकालनी थी, सपोज़ ये एक जिस तरीके की ये डायग्राम थी इस तरीके से थी, तो यहाँ पे रिएक्शन थी RA और RB। ठीक है, RA और RB की सपोज हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकलेगी, यहाँ के लैंडिंग की जो लोड होगा, यहाँ पे जो लोड होगा, ये भी जो लोड होगा, इस पूरे का सम करके हाफ जो होगी, हाफ जो लोड आएगा, हाफ लोड की ये हो जाएगा RA वैल्यू और हाफ लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, RA और RB। ठीक है, तो RA की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 19.70, क्योंकि दो लैंडिंग्स थी, इंटू डिस्टेंस था यहाँ 1.465, यहाँ से लेके लैंडिंग का डिस्टेंस ये था। ठीक है, और ये आ गया, फिर इसमें हम प्लस करेंगे 24 इंटू 3.3 था मिडल वाले का, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.3 था, तो 3.3 और ये टोटल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तभी ये RA और RB दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आ रही है 68.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब बेंडिंग मोमेंट एट मिडल स्पैन, अगर मिडल स्पैन पे, मतलब यहाँ पे मिडल स्पैन पे मुझे निकालनी है बेंडिंग मोमेंट, तो वो हो जाएगी, पहले तो RA जो है उससे निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाले लोड से, फिर ये वाले लोड से। तो अब हम RA से पहले करते हैं, RA है 68.5 इंटू इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हम मिडल स्पैन पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 6.23, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल था ये 6 और वॉल्स की जो थी 0.23 था, तो ये 6.23 टोटल आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिडल तक का डिस्टेंस मिल गया हमें। ठीक है, ये हो गया, प्लस एक्चुअली इसमें माइनस करना, माइनस, ठीक है, माइनस 19.70 इंटू 1.465, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आ जाएगा लोड, ये सिर्फ लोड है, ये वाले का, इस वाले पोर्शन का सिर्फ लोड है ये, और इसका जो डिस्टेंस है
ये निकल गया, ये हो गया लोड। और अब हम निकालेंगे मेन डिस्टेंस, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर था तो हमने इसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया तो ये हमें लोड मिल गया। अब लोड के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अब इसके सेंटर से मतलब इसके CG से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। CG से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1.465 प्लस 3.30, ठीक है। और ये 2 है तो इसीलिए इसको मतलब कि इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, कंबाइन ही कर रहे हैं इसको, डिवाइडेड बाय 2 तो ये पूरा आ जाएगा इसके लिए। अब ये जो है बीच वाला पोर्शन जो है इसके लिए हम करेंगे -24 इंटू 3.30/2, ये आ गया हमारा लोड और ये है पोर्शन अब आएगा डिस्टेंस 3.30/4, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 112 किलो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट मिडल स्पैन, ठीक है। फिर उसके बाद है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो अलाउड होगी फॉर सिंगल रेनफोर्स सेक्शन के लिए FE 415 बार्स अगर लगे होंगे तो ये हो जाती है 0.135 FCK BD²। तो हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं, 0.13838 FCK की वैल्यू है 20 और B है हमारे पास 1000 और D हमारे पास 300 है, 300 स्मॉल d का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसको हम कर देते हैं मीटर्स में कन्वर्ट, पूरे को ही एक साथ, डिवाइडेड बाय 1/10⁶। ये आ गया 2484 किलो न्यूटन मीटर, मीटर्स में कर लिया कन्वर्ट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, ग्रेटर देन 112 किलो न्यूटन मीटर है, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो सेक्शन है, सेक्शन उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब हम सिंगल रेनफोर्स्ड में, ठीक है, एक सिंगल रेनफोर्स्ड सेक्शन की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। कैन बी डिज़ाइंड एज सिंगल रेनफोर्स्ड, ठीक है, इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, MU इज इक्वल्स टू 0.87 FY/AST D ब्रैकेट में 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू FY/FCK। इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। MU जो है हमें पहले से पता है 112 इंटू 10⁶, ठीक है। 0.87 FY हमारे पास है 415 और AST हमारे पास नहीं है तो हमें ये निकालनी है, और D है 300 ब्रैकेट में 1 माइनस AST अपॉन B हमारे पास है 1000 और हमारे पास D है 300 इंटू FY है हमारे पास 415 और FCK है 20, ठीक है। इसकी एक तरीके की इक्वेशन आ जाएगी, वो होगी AST स्क्वायर माइनस 14461.28 AST प्लस 14.9 इंटू 10⁶ इज इक्वल्स टू 0। और इसी से मुझे मिलेगा AST इज इक्वल्स टू 117 मतलब 3 टाइम्स 1 इन 7 और ये आ जाएगा 1117 mm², ठीक है। ये AST की वैल्यू आ गई। अब यूज़ करते हैं हम 16 mm बार्स, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी π/4 इंटू 16 का स्क्वायर जो हो जाएगी 201 mm², ठीक है। A5 की वैल्यू होगी। अब स्पेसिंग होती है A5 अपॉन AST इंटू 1000। ये A5 है हमारे पास 201 और AST है 1117 इंटू 1000। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 179 mm, ठीक है। ये आ गई तो हमने प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड 16 mm डाया एट द रेट ऑफ 170 अप्रॉक्सीमेटली हमने ले लिया सेंटर टू सेंटर। इसको हमने 107
170 ले लिया mm, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया हमारे पास। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.12% ऑफ एरिया होगा। 0.12% क्या हो जाएगा, 0.12 अपॉन 100 इंटू 1000 इंटू 325, यही एरिया है, तो ये आ जाएगा 390 mm², ठीक है। अब A5 जो हो जाएगा π/4 इंटू 10 का स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हमने कौन सी लेनी है, 10 डाया के लेने हैं बार्स, तो ये आ जाएगा 78.5 mm²। स्पेसिंग आ जाएगी 78.5 अपॉन 390 इंटू 1000, ये आ गई, और इसकी वैल्यू 201 mm, ये आ गई हमारी स्पेसिंग, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, 10/200 ले लेते हैं, 200 सेंटर टू सेंटर, ये हमने ले ली। इसके बाद है डेवलपमेंट लेंथ। सो ये डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है 0.87 FY अपॉन 4 टाउ BD। तो फाई जो है हमने लिया है 16 डाया और 0.87, और FY है हमारे पास 415 अपॉन 4 इंटू टाउ BD हमारे पास होता है 1.92 भी लिख सकते हैं इसको, 1.6 इंटू 1.2 भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 752 mm। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे प्रोवाइडिंग 752 है ना, ये 800 के ले लेते हैं, प्रोवाइडिंग 800 DING 800 mm लेंथ ऑफ बार्स एट पॉइंट्स वेयर LD इज रिक्वायर्ड, मतलब डेवलपमेंट लेंथ की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम रिक्वायर्ड, ठीक है, वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 800 mm ले